सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो यूपीएससी के आपके लास्ट टाइम रिवीजन में और आरओ के रिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका राइट आंसर बताना है क्या होगा। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी यहाँ पर प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी और इसके बाद में आपका यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तदर्थ जो लोकसभा में आचार समिति है ये किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, यानी अगर जुडिशरी के पास चला गया है तो उसमें कोई अपना वो रोल प्ले नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है लोकसभा जो है के सदस्य के अनैतिक आचरण पर शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। यहाँ पर संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर बताया गया है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। कथन पहला आपका सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। कैसे दूसरा आपका गलत है? क्योंकि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। ये समिति भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी थी। प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष और अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया। क्लियर? चलो तीसरा है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। यानी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश से जो है लिया है, लेकिन उससे भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है। तो बेसिकली 1 और 2 इसमें दोनों आपका सही है। कैसे? कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। जो ब्रिटिश की संसद है वो संप्रभु और सर्वोपरि है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ठीक है, यानी इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में संसद बहुत ताकतवर है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो ऑब्वियसली शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो यानी इट मीन्स क्या होगा कि जो लोकतंत्र होगा आपका लिबरल डेमोक्रेसी होगा, शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों का पृथक्करण है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर बात किया जाए तो जो सेपरेशन ऑफ पावर होती है वो सरकार को एक तरह से तानाशाही की ओर नहीं लेके जाती है। इस तरह से लोकतंत्र बना रहता है। अब नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 5वें का राइट आंसर आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक अगर संवैधानिक स्थिति देखा जाए तो उस समय जो सेंट्रलाइज पावर थी, क्लियर, यानी उस तरह अभी जो है पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ था बिटवीन सेंट्रल स्टेट। क्योंकि क्या था, डर था कि कहीं स्टेट जो है पाकिस्तान की तरह फिर से मांग न करने लगे एक अलग राज्य बनाने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम देखें, छठे का राइट आंसर क्या होगा। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लॉ है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की है, यहाँ पर जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग सरकार को चलना पड़ेगा। क्लियर? तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है।
सीमित सरकार जिसको कहते हैं। अब 7 का देखें तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का एक अवसर। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण का अभाव और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि किसी को जो पसंद है उसे करने के लिए लाइसेंस और संविधान में उल्लिखित सीमाओं के भीतर इसका आनंद लिया जाना चाहिए। क्लियर? अब 8वां प्रश्न आपको बताना है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? 8वें का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो बिल्कुल 8वें का राइट आंसर बी है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगर कोई रूल ही नहीं, मान लीजिए आपके घर में है तो कोई नियम कानून नहीं है, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो उसके ऊपर जो है रूल करेगा, है ना, वो हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो एक कहीं ना कहीं एक दूसरे की स्वाधीनता जो है इसमें क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। तो 8वें का बी। 9वें का आपको बताना है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1, 2 और 4, यानी शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार अगर आपके पास में है तो रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के ये लक्षण आपको नजर आएंगे। क्लियर? अब सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये कहाँ से भैया, है ना? सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगा, ना कि जनता सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो लोगों को भी जो है मानने योग्य बनाया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सरकार के प्रति जो है जनता उत्तरदायी होगी, ऐसा कहीं नहीं है। चलो, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वो क्रियाशील बनाता है। 10 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्या बनाता है? क्रियाशील बनाता है। भारतीय संविधान प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रावधान करता है, जिसके तहत कार्यपालिका अपनी सभी गतिविधियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। सहमत यानी लोगों की इच्छा, अनुमोदन और भागीदारी लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है। ये लोगों का निर्णय जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और उसके कामकाज का फैसला करता है। चूंकि लोकतंत्र में मत जो दाता होते हैं इनके निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र पर जोर दिया जाता है। 11 का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है? ऑब्वियसली आपको आप उद्देशिका आप पढ़ लिए, इसीलिए उसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है ना? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठाकुरदास भार्गव ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एन पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यानी एक तरह से जो प्रियम्बल है हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टॉर्च का काम करता है, यानी एक ट्रेलर का काम करता है। तो अगर पूरे संविधान के निर्माताओं को जानना है, बहुत जल्दी आपको पढ़ना है, तो उद्देशिका रूपी आपको ट्रेलर को देखना पड़ेगा, यानी जो आपका प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्लियर? ये अब इसमें क्या क्या उद्देशिका में और क्या क्या चीज़ें हैं? 4 आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आपको नजर आएंगे। पहला आपको संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान के को अपनाने की तिथि। ये आपको 4 चीज़ें उसमें नजर आएंगी। क्लियर? 12वां प्रश्न आपका देखें तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार जो अधिनियम है 1935, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। इसमें 3 सूचियों के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों को विभाजित किया गया। जैसे संघीय सूची के लिए जो है 59 विषय, प्रांतीय या राज्यों के लिए सूची 54 विषय और समवर्ती सूची यानी दोनों के लिए देखा जाए तो 36 विषय उस समय किए गए थे। क्लियर? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन आता है कि 1935 में द्वैध शासन समाप्त किया गया या नहीं, तो ऑब्वियसली प्रांतों के लिए द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करी गई। प्रांतों को उनके परिभाषित क्षेत्रों में
प्रशासन के स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। यह 1937 में लागू हुआ और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर? चलो, तो ये हमारा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन था एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने क्वेश्चन करा दिया। इसमें लगभग 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको बताना है क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपको बताना है क्या होगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 के काम में दी गई, 9 के ए में दी गई हैं। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहले का हो जाएगा डी, यानी तीसरा। तीनों आपका सही है, बिल्कुल तीनों आपका आंसर सही है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चार्ट बनाओ। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट बनाओ और उसमें एक तरफ लिखो पार्ट 1, एक तरफ लिखो आपकी कस के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और एक तरफ आप लिखो आर्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है और ये 1 से लेके 4 तक के बारे में, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, और उसके बाद में पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी ऑल नो दैट 36 से लेके 51 तक है। आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं जो कि आर्टिकल 51 के ए में है। आर्टिकल 5 में द यूनियन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 6 के बारे में स्टेट्स के बारे में दिया गया है जो 152 से लेके 237 तक है। फिर आर्टिकल 7 में द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये आर्टिकल 238 में दिया गया है। फिर उसके बाद में पार्ट 8 में आपके यूनियन टेरेटरीज दी गई हैं, पार्ट जो है आपके 239 से लेके 243। क्लियर? और उसके बाद पार्ट जो है 9 में, पार्ट 9 में आप देखेंगे तो पंचायत के बारे में कहा गया 243 से लेकर 243O तक। फिर उसके बाद पार्ट आपके 9A में म्यूनिसिपलिटीज़ है ना, म्यूनिसिपलिटीज़ के बारे में आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243G तक दिया गया है। तो इसी तरह 22 पार्ट्स हैं, है ना, 12 शेड्यूल है और 395 आर्टिकल्स में ये बटा हुआ है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे का राइट आंसर आपको बताना है। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो आर्टिकल 246 क्लियर, आर्टिकल 246 के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को बताती हैं। क्लियर? चलो तीसरा प्रश्न देखें। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 21। क्लियर, अनुच्छेद 21 में ये बताया गया। राइट टू लाइफ इसी में है, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इसी में है, जीवन जीने का अधिकार इसी में है, स्वास्थ्य का अधिकार और निजता का अधिकार इसी में शामिल है, ठीक है। ये ऐतिहासिक निर्णय 24 अगस्त 2017 को दिया गया। इसका भारत में निजता संरक्षण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया। तो ये आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 सभी फंडामेंटल राइट की आत्मा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन सा है, तो आर्टिकल 21। और ये आर्टिकल आपका इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होता है ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी। मान लीजिए कि अभी भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध में आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी लगने पर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में आर्टिकल 21 और 20 ये किसी कीमत पर सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 21 और 20 क्या है कि आपको एक तरह से संरक्षण दिया गया है कि आपको कोई ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है, गिरफ्तारी के उस पर संरक्षण दिया गया।
चौथा आपको बताना सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। विधि की सम्यक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अब अगर देखें तो जो है ये सिद्धांत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, निष्पक्ष निर्णय और पक्षपात के विरुद्ध नियम जैसी मूलभूत अवधारणाओं को समाहित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को उनके विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्रवाई की सूचना दी जाए और निर्णय लेने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर आप देखें तो ये भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में गहराई से समाहित है। जैसे आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 में जो कानून के समक्ष समता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी इसमें दी जाती है। तो ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, नेचुरल एक तरह से राइट जो है जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो पांचवें का आपको राइट आंसर क्या होगा भाई। यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आपको देना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन लगा के जाने पड़ेंगे। और हिंदी माध्यम वालों के लिए सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि इसी तरह की लैंग्वेज भी मिलती है। तो खास तौर से अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते तो आप इंग्लिश का भी आप साथ साथ में देखते चले, है ना। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप पढ़िएगा वहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आती। हिंदी क्योंकि बहुत क्लिष्ट, ये लोग ट्रांसलेट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से ये सरकार की शक्तियों और परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। छठे का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है आपको। छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2। कौन कौन से सही हैं। कथन पहला आपका सही है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। अगर मान लो कि कोई जो है अटैक करता है किसी राज्य के ऊपर, है ना, तो उसको केंद्र सरकार बचाएगी, वहां पर अपनी केंद्र सरकार की आर्मी अपनी भेजेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा भी कथन आपका सही है, यानी भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो यह ऑप्शन आपका गलत है। क्यों तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा 2002 की धारा 32 के क्लॉज 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो संहिता है, कोड है 12 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी भी बात के बावजूद लेकिन प्रावधानों के अधीन इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में स्वीकार्य होगा। क्लियर। सातवें का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। सातवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब ये किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो कौन से एक इसमें परिणाम को सर्वोत्तम रूप से ये इन जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक करी गई। यानी अगर कोई जनजाति है तो उसकी जमीन गैर जनजातीय आदमी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहा गया है कि जो जनजाति हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनको एक तरह से क्या है, प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा करा गया है। क्लियर। 5वीं अनुसूची में, अब जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी को लेके प्रोविजन बनाया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। 8वें का राइट आंसर आपको बताना है बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भैया ये सब नहीं होगा, समता का अधिकार ये सब नहीं होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी धन की एकाग्रता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 याद रखना, आर्टिकल 39 के तहत राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान न हो। चलो 9वां देखें, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है। राइट टू जो प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, विधिक अधिकार है।
क्लियर। अब इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नागरिक का निजी संपत्ति रखने का अधिकार एक मानव अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक कानूनी अधिकार है। अब ये आर्टिकल, आप अगर आर्टिकल 300 की क्लॉज ए में देखें तो प्रावधान है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर। कानूनी अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, अरे भाई आर्टिकल 21, कितनी बार मैंने बताया, याद रखो। और ये के.एस. पुट्टास्वामी केस, बहुत इंपॉर्टेंट, के.एस. पुट्टास्वामी, याद रखना, पुट्टास्वामी, ठीक। के.एस. पुट्टास्वामी 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसको संरक्षित किया गया। इसमें आप देखें तो क्या क्या है निजता के अधिकार में, व्यक्ति अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन जो अभिविन्यास इसका संरक्षण शामिल। ये अकेले रहने के अधिकार को भी दर्शाता है। ये व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करता है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को पहचानता है। अब आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का भारत के संदर्भ बताना है कि 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल एक आपका सही है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, भारत में एक ही सिटीजनशिप है। ठीक है। अब अगर देखें तो कथन दो सही नहीं, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक जन्म से नागरिक या प्राकृतिक नागरिक भारत में राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति बन सकता है। यानी जो व्यक्ति जन्म से राष्ट्रपति है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है या प्राकृतिक नागरिक भी बन गया है, वो भारत के राष्ट्रपति के तौर पे इलेक्शन जो है कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है और वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा अगर देखें तो तीसरा कथन जो है, एक विदेशी जिसे एक बार नागरिकता प्रदान कर दी जाती उसको उन परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित किया जा सकता जैसे पंजीकरण धोखाधड़ी द्वारा किया गया हो, या एक व्यक्ति संविधान के प्रति विश्वासघाती हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा है आदि केस में उसको वंचित कर दिया जाएगा। चलो आप बताओ कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। तो भैया राज्य में देखो, पहली चीज ऑप्शन देखने से पहले 4 चीजें याद रख लो कि राज्य के लिए एक हमें भूभाग चाहिए होता है, ठीक, एक भूभाग चाहिए होता है। अब उस भूभाग पर रहने वाले आदमी चाहिए होते हैं, मतलब पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हो गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, एक सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, सोवरेन यानी संप्रभु सरकार होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीज़ आप देख लो कहाँ पर है, तो वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो। ठीक है, ये ठीक है, जो निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार है, निश्चित भूभाग, ठीक है, और एक तरह से अस्थायी निवास हो उसका और एक संगठित सरकार। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो 13 का देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो ये दर्शाती कि उसका स्वरूप संघीय है। तो 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, जुडिशरी के पास यहाँ बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना अनिवार्य रूप से भारतीय राजनीति के संघीय चरित्र को इंगित करती है। अगर न्यायपालिका आपकी क्या रहेगी, संघीय मतलब एक तरह स्वतंत्र रहेगी, तो एक तरह से ये संघीय चरित्र को इंगित करती है। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में अगर जानना हो तो सबसे 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली, दोहरी राजनीति में केंद्र में संघ और परिधि पर राज्य शामिल है। लिखित संविधान होगा, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा,
जैसे कि आप अनुसूची 7 आप देख लो। संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की कठोरता होगी, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी द्विसदनीय विधायिका होगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो संघीय स्वरूप को दर्शाती हैं। अब अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो बिल्कुल वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाएगी, यानी राज्यों का अगर अधिकारों का अगर कोई हनन करता है कोई केंद्र, तो उसके ऊपर वो सवाल उठाएगी और उसको कटघरे में लाके डालेगी। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो संघीय स्वरूप को दर्शाता है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, बताना है आपको। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 2 और 3 सही, यानी शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा है, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपको बताना क्वेश्चन नंबर 15 आर्टिकल के बारे में है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आपको बताना है 16 का राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये रट डालो, लिमिटेड गवर्नमेंट। संवैधानिक सरकार इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, लिमिट नहीं लगाई जाएगी, तो फिर वो संविधान से बाहर निकल के काम करने लगेगा। 17वां प्रश्न बताना है भैया आपको क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों से, यानी मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्य का भी करता है, निदेशक तत्व भी करते हैं, मूल कर्तव्य भी करते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि सरकार लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। क्लियर? अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग अगर आप देख लो तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। तो ये फंडामेंटल राइट हो गया, ये आपका जो है कौन सा हो गया? फंडामेंटल राइट हो गया आपका ये। ठीक है। तीसरा कथन सही कि समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य और मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों दोनों का एक हिस्सा है। क्लियर? तो ये राइट आंसर आपका। 18 देखिए क्या होगा? निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, समता का अधिकार। अब भारत के संविधान का अगर अनुच्छेद 17 देखें तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, पुरानी प्रथाओं को समाप्त करता है। ठीक है। भारत की संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो अस्पृश्यता कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 1 जून 1955 को लागू हुआ। क्लियर? चलो, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्याणकारी राज्य जैसे ही बात करी जाए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य और राम राज्य की संकल्पना इसी में करी गई है।
क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखें तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2। यानी भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है इसकी सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, जुडिशियल रिव्यू। पहला तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 13 में है, शेड्यूल 9 में है। इन 2 जगह पर जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलें। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमत पाई जाती है, ये निम्नलिखित में से कौन सी है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, यानी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, एक समानता पाई जाती है, लेकिन वर्ग संघर्ष नहीं है। मार्क्स कहता था कि वर्ग संघर्ष करो, वायलेंस से भी किसी समानता स्टैब्लिश हो रही तो करो, जिसको माओ जेडोंग ने किया था, है ना। निजी संपत्ति की समाप्ति ये कहता है मार्क्स, लेकिन गांधी कहते हैं ठीक है ट्रस्टीशिप का काउंसिल होगा। आर्थिक नियतिवाद, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गांधी और मार्क्स के बीच में जो समानता है उसको नहीं दर्शाता क्या है? दोनों एक जगह पे जहां पर मिले हैं वो है राजविहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, राज नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें। चलो 22 की बात करें तो भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में बात करें तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली डी होगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब बात करें तो कई सारे केस आए। कौन कौन से केस? पहला केस 1960 में बेरूबारी संघ मामले में आया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि बेरूबारी केस जो था 1960 का, उसमें क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा माना गया? नहीं माना गया। फिर बाद में केशवानंदन भारती केस आया 1973 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान के रूप में, बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना, यानी केशवानंदन भारती में मूल ढांचे का सिद्धांत आया। मूल ढांचे का सिद्धांत आया। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चा? मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेयर एंड फेयर इलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब क्या है? ये सब आपके मूल ढांचे। इनके साथ जो गवर्नमेंट है, जो संसद है, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बाकी आप किसी विभाग में आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 4 में कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। दूसरा और तीसरा आपका सही है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको लेक्चर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को पाने के लिए आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ साथ में इसको शेयर भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे पीपीटी बनाने के लिए, क्वेश्चंस को अलग अलग से ढूंढ के लाने के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।